गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज 10th क्लास क्या पढ़ाने वाले हमें हिस्ट्री का लेसन 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं इस लेसन का सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, महत्वपूर्ण जो पढ़ने वाली चीज है, उसमें है नेशनलिज्म। जिस तरह से क्लास 9 में आप लोगों ने सोशलिज्म को पढ़ा था, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेशनलिज्म के बारे में। जिस प्रकार से सोशलिज्म को क्लास 9th में बराबर क्वेश्चन पूछा गया, ठीक उसी प्रकार से क्लास 10th में नेशनलिज्म को पूछा जाएगा। वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है यह बात है, जानेंगे हम लोग। सोशलिज्म क्या होता था कि एक समाज स्तर पे एकीकरण की भावना का समावेश किया जाता था, सबको जोड़ने का प्रयास किया जाता था, सबकी लैंग्वेज को एक करने का प्रयास किया जाता था। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे नेशनलिज्म में भी क्या किया जाएगा कि एक समाज स्तर पे तो जुड़ा हुआ पहले रहता ही है सोशलिज्म में, उसको बढ़ा करके एक पूरी बड़ी स्तर पर, जब राष्ट्र स्तर पर उस बात को लाया जाता है तो वह नेशनलिज्म बन जाता है। नेशनलिज्म एक राष्ट्र लेवल पर काम करता है, जबकि सोशलिज्म एक समाज स्तर पे काम करता है। तो नेशनलिज्म और सोशलिज्म दोनों में डिफरेंस इतना है। जिस प्रकार से सोशलिज्म का जन्म फ्रांस से हुआ, ठीक उसी प्रकार नेशनलिज्म का जन्म भी फ्रांस से ही हुआ। सोशलिज्म की जो भावना जो आया, कैसे आया? आप रशियन रिवॉल्यूशन में भी सोशलिज्म पढ़ते हैं, जबकि सबसे पहले सोशलिज्म यदि कहा जाए तो आपका समानता की जो भावना आया वो कहां से आया है? तो फ्रांस से आया है। जबकि रशियन रिवॉल्यूशन में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं कि यूरोप में कैसे सोशलिज्म आया, क्लास 9 में पढ़ते हैं। और आज हम लोग पढ़ रहे हैं कि यूरोप में नेशनलिज्म कैसे आया। जब नेशनलिज्म अभी आपको मालूम होगा कि अभी सारे जो यूरोप के राष्ट्र हैं वो बहुत एक हो चुके हैं, एकीकरण की भावना है। इसके इसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी, बहुत दिन पहले की बात है कि वह सारे जो राष्ट्र अभी आपको एक दिखते हैं, वह पहले अनेकों भाग में टूटे हुए थे, जिनका कोई अस्तित्व तो नहीं था, जिनका कोई अपना भाषा नहीं था, जिनका कोई अपना क्षेत्र नहीं था, और कोई भी उनकी संबंध कोई वैसा या एकीकरण की भावना, नेशनलिज्म की भावना नहीं थी। आपस में वो सारे लड़ते झगड़ते रहते थे। आपको बताएंगे कि कुछ पहले बताएंगे कि चाइना भी बहुत भागों में डिवीजन था, और वह अपने आप को जोड़ने के लिए अथक प्रयास वहां के कौन किए थे? सन्यास सेन ने किए थे। तो यूरोप में भी ऐसा ही था। यूरोप में तो बहुत भागों में, इतना भागों में टूटा हुआ था, जो बगल वाले लोग रहते थे तो उनसे अपना संबंध नहीं बना पाते थे, मतलब अपना रिश्ता कायम नहीं कर पाते थे। अपना जो है सो एक रिलेशनशिप जिस प्रकार से निभाना चाहिए था, या तो यदि एक दोस्ती, एक फ्रेंडशिप कैसे निभाना होता है, वहां पे यह चीज नहीं था। पूरा यूरोप आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। उनका कोई ना तो अपना भाषा होता था, ना तो कोई अपना धर्म होता था, कोई ये सब चीजें से उनको लेना देना नहीं होता। लेकिन जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन दुनिया को दो चीजें दिया। पहला दिया सोशलिज्म और दूसरा दिया नेशनलिज्म। सोशलिज्म समाज स्तर पे काम करता था, नेशनलिज्म एक राष्ट्र स्तर पे काम करता था। तो यूरोप में ये चीज भावना आया कैसे? आपको मालूम होगा कि नेपोलियन की कहानी आपको मालूम होगा कि नेपोलियन क्या किए थे कि फ्रांस में अपनी इतना अधिकार कर लिए थे, मतलब इतना लोकप्रिय हो गए थे कि फ्रांस में वह राजतंत्र ला करके अपने आप को यह साबित कर दिए कि हम इस देश का सबसे महान, सबसे ग्रेट पर्सन है। और उन्होंने, नेपोलियन क्या किए जाकर के, अगर यूरोप के कुछ जैसे जर्मनी, इटली वगैरह में जाकर के हमला बोल दिए। और जब हमला बोल दिए तो हमला बोलने के बाद ये क्या करते थे, जहां पे ये हमला करते थे वहां पे लोगों को जोड़ने का प्रयास करते थे। और जब जोड़ने का प्रयास करने लगे तो वहां जर्मनी, इटली के जो लोग थे और भी जो यूरोप के लोग थे, जैसे स्विट्जरलैंड वगैरह, रोमानिया वगैरह, ये सब जो थे, तो ग्रेट ब्रिटेन हो गया, ये सब पहले फ्रांस के कब्जे में था।
जो भी आप लोग अंग्रेजों का नाम सुनते हैं, अंग्रेज का नाम सुनते हैं, ये सब की कहानी भी पहले वहीं से, यूरोप से। ये यूरोप, अंग्रेज का तात्पर्य यूरोपियन से है, ना कि ब्रिटेन से है, यह भी जान लीजिए। यहाँ पे जो हमारे देश में अंग्रेज आए थे पहले, सबसे पहले आप लोग डच वगैरह सुने होंगे, पुर्तगाल वगैरह सुनेंगे, सारे यूरोपियन है। जबकि इनमें सबसे इन लोगों पर सबसे पहले हमला किसने बोला था? इन लोगों पे सबसे पहले हमला जो बोले थे वह फ्रेंच के लोग, नेपोलियन थे। और इन इन सबको क्या करते थे, हमला करते थे, इन लोगों पे राज करते थे, और क्या करने लगे कि इन लोग को एक करने की कोशिश करने लगे। और क्या करने लगे, एक छोटे छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे क्या करते थे, जोड़ करके नेशनलिज्म की भावना को समावेश किया जाता था लोगों में, ताकि सबको राष्ट्र के प्रति प्रेम हो। अभी आप लोगों ने अपना ही देश भारत में सुने होंगे कि यदि राष्ट्र के खिलाफ कोई बात बोल देते तो तुरंत बोलते हैं देशद्रोह है, इस पे देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। दैट्स कॉल्ड नेशनलिज्म का खिलाफ है। और नेशनलिज्म का यदि खिलाफ है तो इस पे सबसे कठोर कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। ठीक उसी प्रकार वहां पर भी हुआ। तो वहां पर भी जो नेशनलिज्म का खिलाफ आते थे उन पे कार्रवाई होता था, और उनको एक नेशनलिज्म की पाठ पढ़ाया जाता था, उनको समझाया जाता था। और यूरोप के लोग एकजुट होने लगे। धीरे धीरे क्या होने लगे कि जो अनेकों भागों में टूटे हुए थे, सब लोग अपना एक एक स्तर पे, एक लेवल पे, एक बड़े या छोटे जैसा भी होता था जमीनी स्तर, उस आधार से वो क्या करते थे कि एक नेशनलिज्म की भावना को लाने लगे, साथ साथ एक राष्ट्र का निर्माण करने लगे। जिससे आज आप लोगों ने बहुत सारे वैसे जैसे सुने होंगे, ब्रिटेन वगैरह जो सुने आप लोगों ने, ये जर्मनी हो गया, इटली हो गया, फ्रांस हो गया, सारे जो भी आप लोगों ने सुनते हैं, आप हम भी सुनते हैं, ये सारे पहले लगभग सेम थे। लेकिन उसको क्या किया जाने लगा कि सब लोग एक अलग अलग स्तर पे एक नेशनलिज्म की स्थापना किया गया, प्लेसमेंट किया गया। नेशनलिज्म किसका देन है? तो नेपोलियन का देन, समझ लीजिए। एक नेपोलियन की संहिता आया था, नेपोलियन की संहिता 1804 में आया, 1804 ईस्वी में। ये नेपोलियन की संहिता क्या होता था कि नेपोलियन का कानून माना जाता है। जो नेपोलियन का कहना था कि नहीं, नेशनलिज्म होना चाहिए, इनका कहना था नेपोलियन का, तो ये नेपोलियन के कानून माना जाता है। और भी चीज उसमें फैक्ट है, बताएंगे अगला वीडियो में, बहुत अच्छे तरीके से उसमें डिस्कशन करेंगे। इनका जन्म यदि बताया जाए नेपोलियन का, तो लगभग 15 अगस्त 1869 ईस्वी में हुआ था, 15 अगस्त 1869 में। ये फ्रांस के शासक थे, और सबसे बड़ी बात है मात्र 24 ईयर में ही इन्होंने शासक बन गए। इनका दो तीन चीज कहना था। सबसे पहला कहना था उदारवाद बनिए, मतलब विकास को इतनी तेजी से अपने देश में कीजिए ताकि सबसे अधिक विकास आपका राष्ट्र कर सके, और जितना जल्दी हो सके अपने विकास करे। ये उदारवाद की भावना को लाए। आप लोगों ने सुना होगा कि यूरोप के लोग टेक्नोलॉजी में बहुत इंक्रीज किए। जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है? उदारवादी कारण। उदारवाद का मतलब क्या है कि वहां के लोग, यदि कोई धार्मिक को ऐसा लेना देना उन सबको नहीं था, धार्मिक लेना देना नहीं था, तो उन लोग क्या करने लगे कि एकजुट होकर के कुछ नई नई चीज, तरकीब को सोचने लगे। और तरकीब को सोचने लगे तो साइंस ध्यान दिए, और आज आपका साइंस यूरोप में बहुत ज्यादा विकास कर चुका है। एक होता है रूढ़िवादी, मतलब क्या है कि धीरे धीरे डेवलप करना। जैसे क्या होता था कि बहुत सारे जो पहले के जो लोग होते थे, पहले के जो देश के लोग होते थे, वो क्या क्या करते थे कि धर्म में लोग फंसे हुए रहते थे। जबकि नेपोलियन इसका सख्त विरोधी था, वो रूढ़िवाद को कभी पसंद नहीं करता था। उनका कहना था कि नहीं, हम अपने देश को धार्मिक आधार पर फंसाए नहीं रखेंगे, बल्कि हमको विकास चाहिए, हमको डेवलपमेंट चाहिए, इंक्रीज चाहिए। और वो क्या करते थे कि अपने देश को विकास करने के लिए उदारवादी सिस्टम को लाए, ना कि रूढ़िवादी। जान लीजिए, उदारवादी विकास पर भरोसा करता है, रूढ़िवादी धर्म वगैरह में विश्वास करता है। थोड़ा ध्यान रखिएगा, जो अपने परंपराएं के द्वारा चलता रहा उसको रूढ़िवादी कहते हैं। नारीवादी क्या होता है? ये भी इसमें आता है, नारीवादी। नारीवादी क्या होता था कि जो नारी है तो उनको भी समानता का अधिकार मिला। पहले ऐसा नहीं था। बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, या तो बहुत सारे वैसे बुक में छपा भी है, पहले के प्राचीन या एंशिएंट हिस्ट्री मिलता भी है कि जो नारी है उनको पहले दलित माना जाता था, या तो सबसे गिरी हुई स्थिति माना जाता था। लेकिन जो यहाँ पे है वो यूरोप में यह भी बात आया कि नहीं,
हम नारी को भी समानता का अधिकार देंगे, उनको भी जगह जगह पे हम कोई काम देंगे। और आज आपका इंडिया में ये देखते हैं कि नारी को भी काम मिलने लगा। इसके पीछे के कारण यह है कि आज आपका नारीवाद का उदय हो चुका है, विचारधारा चेंज हो गया है, थिंकिंग चेंज हुआ है। यहाँ पे यह भी पढ़ना होता है विचारधारा क्या है। विचारधारा क्या होता है कि कोई एक ऐसा विचार आना जिस विचार पे सभी लोग मानने को तैयार हो। जैसे नेपोलियन ने नेशनलिज्म की पाठ पढ़ाए तो यूरोप के सारे लोग उस बात को मानने लगे, जो उनकी बात कही गई सारी बात तो सब लोग सच मानने लगे। तो यह एक विचारधारा बन गया। तो इतना आप लोगों को आज हमने बताया। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। कल हम आगे अगले टॉपिक पर बहुत अच्छी तरीके से डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। थैंक यू।